हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना, मतलब बिंदु आवेश पर वैद्युत विभव की गणना हम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, मतलब वैद्युत विभव की गणना। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की हम गणना करेंगे। याद रखेंगे कि हम इसको अंत में बताएंगे कि ट्रिक से भी हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो अब आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना। अब आता है कि देखिए, इसको आपको सबसे पहले तो जो आपको बताया जाएगा उस फिगर को आपको केवल समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु आवेश कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। बिंदु आवेश कहने का इसका मतलब ये है ना, बिंदु का मतलब ऐसा नहीं है कि बिंदु कोई आवेश है। बिंदु कहने का मतलब है कि कोई आवेशित पिंड है, ठीक है, कोई ही आवेशित पिंड है। तो ये मान लेते हैं कि ये एक बिंदु आवेश है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। ये मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। अब ये बिंदु आवेश क्या मान लेते हैं, O है। और इस पर कौन सा आवेश है, तो इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। तो हम जानते हैं जब किसी भी आवेशित पिंड पर या किसी बिंदु पर जब आवेश होता है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके भी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के, मान लेते हैं एक यहाँ पर एक बिंदु है जो है P, ठीक है। तो इस बिंदु P पर क्या होता है, एकांक धनावेश उपस्थित होता है। क्या होता है, एकांक धनावेश। इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो जिस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी होती है उस पर हम मान लेते हैं कि वहां पर एकांक धनावेश उपस्थित होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे है, तो वैद्युत क्षेत्र के हम दो बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु, एक ये। मान लेते हैं ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। और इन दोनों के बीच की जो दूरी मान लेते हैं कि वो dx है। dx का मतलब समझ रहे हैं ना कि छोटी दूरी है, ठीक है। और उसके बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, मतलब O से B तक की दूरी है x। और मान लेते हैं कि O से P तक की दूरी है d, या आप R भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। d हमने माना कि डिस्टेंस पर दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो ये आपका इतना हो गया। तो अब हमें गणना क्या करना है, हमें गणना करना है कि एकांक जो बिंदु P है इस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसको हम समझेंगे। पहली बात कि आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो हम जब कराते जाएंगे तो आपको वहाँ पे बताते जाएंगे। तो उसको आप पहले जो वीडियो देखे होंगे, जो पहला चैप्टर था, तो आपको समझ में आ जाता। यदि नहीं देखे हैं तो हम अंत में बता देंगे। अगला आता है, अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब है इसको माना की करके आप सबसे पहले इसको माना की करके आप इसको लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यही कि माना एक बिंदु आवेश O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, तथा बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, तथा बिंदु P है जिस पर एकांक धनावेश उपस्थित है, तथा इन दोनों के बीच दो बिंदु A तथा B है। A तथा B के बीच की दूरी क्या है, dx है, तथा बिंदु O से B तक की दूरी क्या है, x है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में इसको 3-4 लाइन एक्सप्लेन करके लिख देना है। यदि आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहां से भी उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे और उसके बाद आपको माना की करके लिखने के बाद नीचे इसको फिगर को बनाना है। उसके बाद आप जो डेरिवेशन हम करेंगे उसको ओनली वैसे ही आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गणना करेंगे कि जो बिंदु B है इस पर वैद्युत विभव की हम गणना करेंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की हम गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है जो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई जो क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो आर क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ पे दूरी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे हम आर ना लिखकर हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला है ये। अब ये पहला जो चैप्टर है उसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था, तो ये आपका निकल गया। तो इसको आपको सबसे पहले समीकरण फर्स्ट मान लेना है। उसके बाद हमने बिंदु बी पर क्या ले लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिया। अब हमें गणना करना है कि जो एकांक धनावेश है इसको बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, इसकी हम गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, ये हमने अब बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दूरी क्या है, dx है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्पांश कार्य होगा। तो हम dw लिखेंगे, w मतलब कार्य और d मतलब छोटा कार्य हम निकालेंगे, क्योंकि भैया b से a तक की दूरी क्या है, तो छोटी दूरी है तो छोटा कार्य निकलेगा। तो छोटा कार्य dw लिखेंगे और dw कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं ना, बल गुणे विस्थापन, ये किसका कार्य का फॉर्मूला होता है, ये बात आपको पता होगा। और नहीं पता है तो आप जान जाइए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं तो हम F लिख देंगे। अब विस्थापन कितना है, तो B से A तक विस्थापित कर रहे हैं ना, मतलब D दूरी, तो हम इसको लिखेंगे dx, ये हमने लिख देंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये समझना है कि हम जानते हैं चूंकि कि जो E होता है वो F के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। क्योंकि जो पहला हमने, इसीलिए बार बार पहला जो चैप्टर हम कह रहे हैं, क्योंकि पहले चैप्टर यदि आप पढ़े हुए हैं तभी आपको आगे के सभी टॉपिक आपको समझ में आएंगे। पहला चैप्टर जो है यदि पढ़ेंगे तब जाकर आपको दूसरा चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ कि बेसिक से पढ़ाई करना चाहिए। आप बेसिक से पढ़ाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस और सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, हम जानते हैं कि जो E होता है वो F के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे dw इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, F के जगह पर हम E लिख देंगे। तो हम E लिख देते हैं और उसके बाद dx लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि ये एकांक धन आवेश को ही हम B से A तक ला रहे हैं, तो ये भी धन आवेश है और यहाँ पे भी धन आवेश है। तो बताइए ये वाला आवेश इस वाले एकांक धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं, मतलब इसको कहेगा कि दूर हटो, तो दूर हटने को प्रतिकर्षित करने के लिए यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो dw इक्वल टू, अब E का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे, तो यहाँ से हम पुटअप करेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद इनटू क्या है, dx है, तो dx हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। तो ये हमने जो निकाला है, ये जो निकला है, ये क्या निकला है, ये निकला है कि एकांक जो धनावेश है इसको हम B से A तक ला रहे हैं, तो किया गया कार्य हमने निकाल लिया। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि सबसे पहली बात कि हमें गणना क्या करनी है, हमें गणना करनी है विद्युत विभव की गणना करनी है। और विद्युत विभव को हमने कहा था कि जो एकांक धनावेश कहाँ पर रहता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। तो ये बिंदु P के यहाँ पर है, एकांक धनावेश जो है ये अनंत पर है, तो अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे, तब जाकर जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एकांक धनावेश है इसको अनंत ही पर ये स्थित है, तो अनंत से d दूरी तक लाएंगे, d दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो अब हम लिखेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया
कार्य। ठीक है, अब हम कार्य ज्ञात करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा कार्य लिखेंगे। ठीक है, तो W हमने लिख दिया। अब कार्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे जब बड़ा कार्य हम निकालेंगे तो हम छोटे कार्य को हम समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने समाकलन इसका कर दिया और यहाँ पे लिमिट लिख देंगे। लिमिट क्या हो जाएगा, हम अनंत से ला रहे हैं ना, अनंत मतलब इन्फिनाइट होता है और d दूरी तक ला रहे हैं तो हम अनंत यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, न्यूनतम और उच्चतम हमने लिख दिया कि कहाँ तक ले जा रहे हैं, d दूरी तक ले जा रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया। यदि हम छोटे कार्य का हम समाकलन करते हैं तो कुल कार्य हमें मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ये हमने इसको थोड़ा सा और नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर W इक्वल टू, अब यहाँ पे समझेंगे। अब इसका हम मान लिखेंगे तो लिमिट लगा दिए, d हमने लिख दिया। अब इसका मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर एक्स स्क्वायर इंटू हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि समाकलन जब करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम जो नियत होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर सब यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कैसे हम पहचाने, तो देखिए यहाँ पे dx है ना, तो x के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन किया जा रहा है। तो जो x होगा वही एक कांस्टेंट नहीं है, तो ये नियत नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़कर शेष राशि को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W इक्वल टू, ये जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, इन्फिनाइट और d बचा और यहाँ पर 1/x स्क्वायर और dx बचा। ये अब बच जाएगा आपका। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह तो कम ही है बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पे थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और फॉर्मूले की यूज आपका आएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये एक फॉर्मूला होता है जो होता है समाकलन यदि हम करते हैं x के पावर n का, यदि हम समाकलन करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n, x के पावर n n+1 n-1, ये फॉर्मूला मतलब n+1 और n+1 ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ मतलब क्या होता है, x के पावर n+1 होता है और फिर से n+1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर लिमिट यदि t इन्फिनाइट टू d है तो यहाँ पर कोष्ठ में इन्फिनाइट टू d आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा यदि मैथ के आप स्टूडेंट हैं तो, यदि नहीं पता होगा तो इस फॉर्मूले को आप रट लीजिएगा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या मतलब है कि जो n है जो पावर में है उसका देख रहे हैं कि पावर में हम 1 जोड़ दे रहे हैं ऊपर और उसके बाद फिर से पावर में 1 हम जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो पावर है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण मैं इसको मिटकाना ही पड़ेगा। ठीक है, इधर हो नहीं पाएगा। तो आप थोड़ा चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा मिटका दे रहा हूँ, नोट से आप लिख लीजिएगा, पहले आप समझ जाइए। तो यहाँ से समझिए, इसको अब हम क्या करेंगे, W इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q है और उसके बाद इन्फिनाइट टू d है और ये x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है ना। अब ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये केवल हो जाएगा x के पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा और dx हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला इस तरीके का आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पावर है उसमें हम 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 1 हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और उसके बाद यहाँ पे जब आप समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन जब हटता है तो कोष्ठ का चिन्ह आ जाता है। देखिए कोष्ठ का चिन्ह आया तो कोष्ठ लिख देंगे x के पावर क्या होता है -2 + 1 करेंगे और नीचे भी -2 + 1 करेंगे और यहाँ पे लिमिट अब यहाँ पे लगा देंगे इन्फिनाइट टू d। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा आगे। तो ये W हमने लिख दिया, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया, ये Q हो गया और उसके बाद यहाँ पे -1 में से +1 एक गया तो क्या हो जाएगा, x के पावर यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे देखिए -2 में से 1 गया तो -1 बचा कि नहीं, -1 बचा और माइनस से माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, देखिए यही थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं रखा है तो ये माइनस यहाँ पे लगा देंगे,
देखिए थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 का तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हम समझ जाएंगे कि हाँ -1 से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x बचा है। x के पावर 1 लिखे चाहे x लिखें, दोनों बात एक ही है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, x के पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x के पावर -1 है ना, -2 में से 1 गया तो -1 बचा और इन्फिनाइट टू d हम लिख देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, ये -1 है, इसको नीचे करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 q, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x, ये हम लिख सकते हैं, आई इन्फिनाइट टू d हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस प्रकार। ये हम ऊपर ले गए हैं, देखिए यहाँ से ऊपर ले गए हैं तो माइनस में आ गया, तो फिर से हम नीचे लाए हैं तो क्या कर देंगे, इसको प्लस में लिख देंगे। तो इतना हमने कर दिया। मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो इतना पता ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, W = 1/4πε0 और उसके बाद ये q है तो q हमने लिख दिया। और यहाँ पे अब मान रखेंगे तो x के जगह पर हम लिमिट रखेंगे, माने इसका d भी रखेंगे, इन्फिनाइट भी रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/d, पहले उच्चतम फिर से न्यूनतम, ये हमने रख दिया। इस प्रकार रखा जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा समझेंगे, d = अब हम जानते हैं इन्फिनाइट में 1 का यदि हम भाग करते हैं तो वो शून्य हो जाता है। तो जब शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 1/4πε0 और यहाँ पे बचा q और इधर क्या बचा 1/d बचा कि नहीं। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो W = 1/4πε0, ये q इसमें गुणा करा देगा तो ये आपका आ गया। अब ये जो फॉर्मूला आपका मिला है यही हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो यही है कि बिंदु आवेश पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना, जो ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को हम इतना कर रहे थे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज नोट्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं। और दूसरी बात कि यदि आपको क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप बेसिक टू हाई तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।